नमस्कार, मैं हूं राधेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ओम टीवी भारत। अब चुनाव खत्म हो चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव का आज अंतिम दिन था। ऐसे में सभी लोग के मन में यही उत्सुकता बैठी हुई है कि क्या मेरे क्षेत्र से कौन जीतेगा। सभी क्षेत्रों के बारे में तो हम आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमने जो विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण किया है, कुछ आंकड़े इकट्ठा किए हैं, उसके बारे में हम आपको बता पाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ढाका विधानसभा क्षेत्र की। जानेंगे कि क्या ढाका विधानसभा क्षेत्र में पवन जायसवाल की जीत होगी या फिर से यहाँ के विधायक फैसल रहमान रह जाएंगे। उसके बाद हम नरकटिया विधानसभा, मधुबन विधानसभा, मोतिहारी और चिरैया के भी बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम चुनाव के बारे में कुछ बात कर लें। बिहार विधानसभा चुनाव में जहाँ तक एनडीए गठबंधन का दावा था कि इस बार चुनाव में जातिगत मुद्दा नहीं चलेगा और विकास ही विकास का मुद्दा चलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एनडीए गठबंधन की ये संभावना, जो विकास की संभावना थी, वो धरी की धरी रह गई। इस बार भी चुनाव में क्षेत्रों में घूमने से पूरी तरह यह पता चला कि जातिगत समीकरण पूरा हावी था इस चुनाव में। जहाँ तक लोग आरजेडी के तरफ एमवाई समीकरण का ज़्यादा झुकाव था, वहीं एनडीए के तरफ भी जातिगत समीकरण का झुकाव था। एनडीए के तरफ जातिगत समीकरण का कैसा झुकाव था, आप इसको समझिए। जिस तरह से एमवाई समीकरण इकट्ठा होकर आरजेडी के पक्ष में ज़्यादातर मतदान करना चाहता था, वहीं आरजेडी के समर्थकों की एकजुटता को देखते हुए जो भी बीजेपी के पक्ष के लोग हैं या जो कॉमन लोग हैं, जो आरजेडी बीजेपी किसी के बारे में नहीं सोच रहे थे, कॉमन थे, उनका झुकाव कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के तरफ ज़्यादा हुआ। तो इस चुनाव में जातिगत झुकाव का एक ठो फ़ायदा तो आरजेडी को हुआ और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि एक्शन का रिएक्शन जिस तरह होता है, उस तरह का जातिगत के एक्शन का रिएक्शन एनडीए को मिला। इस एक्शन के रिएक्शन का फ़ायदा एनडीए को मिला। अब हम बात करते हैं ढाका विधानसभा क्षेत्र की। ढाका विधानसभा क्षेत्र में किसकी होगी हार और कौन जीतेगा, इसके लिए हमने क्या किया कि ढाका के 3 क्षेत्र कुंडवा चैनपुर, घोड़ासहन और ढाका में लगभग 1000 लोगों से बात करके एक राय ली और अपना एक विश्लेषण आपके सामने रखना है। इसके आधार पर हम आपको बताएंगे। देखिए, ढाका विधानसभा के बारे में जानने के लिए हमको पिछला विधानसभा जो रिजल्ट था 2015 का, उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले विधानसभा चुनाव 2015 में जिसमें बीजेपी से पवन जायसवाल हार गए थे, वहीं फैसल रहमान जीत चुके थे। फैसल रहमान को पिछले विधानसभा चुनाव में 87,458 वोट मिले थे, वहीं पवन जायसवाल को 68,261 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पे रामपुकार सिन्हा को 20,160 मत मिले थे। अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए तो 46.97% फैसल रहमान को, 36.66% पवन जायसवाल को और रामपुकार सिन्हा को 10.8% वोट मिले थे 2015 के इलेक्शन में। इस तरह से कुल 19,197 वोट से फैसल रहमान पवन जायसवाल को हराकर विजयी हुए थे। अब हम आपको बता रहे हैं कि इस बार के विधानसभा इलेक्शन में क्या हुआ। परसेंटेज लोगों से बात करने पर, ढाका के ज़्यादातर क्षेत्र में बात करने पर, समझिए 600 लोगों में से 400 लोगों ने आरजेडी के तरफ अपना रुझान दिखाया। वहीं घोड़ासहन में 80% से ज़्यादा लोगों का रुझान बीजेपी की तरफ जो दिखा। और कुंडवा चैनपुर की बात करें तो कुंडवा चैनपुर में भी कम बेस ऐसा ही रिजल्ट था। कुंडवा चैनपुर और घोड़ासहन की बात की जाए तो ज़्यादातर लोगों का, समझिए 75 से 80% लोगों का रुझान बीजेपी की तरफ था। बाकी लोग आरजेडी को अपना समर्थन देना चाहते थे और कुछ लोग जो कांग्रेस के परमानेंट वोटर थे, वो आरजेडी के साथ जुड़ते हुए नजर आए। ढाका विधानसभा की बात करें तो इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वोट आरजेडी को ढाका से मिलता हुआ दिख रहा है। अब बात करें कि इस बार क्या हो सकता है। रामपुकार सिन्हा के क्षेत्र में घूमने से हमें ये पता लगा कि पिछली बार जितना मत उनको प्राप्त हुआ था, इस बार ऐसा नहीं होगा। लगभग 30% से भी कम लोग जो थे उनके क्षेत्र के 30%, ये नहीं कि पूरे ढाका विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उनको जहाँ से पहले मत उतना प्राप्त हुआ था, उनके एक विशेष क्षेत्र से लोग समझिए 30% से भी कम लोग वोट देने के मूड में थे। यानी कि अगर
रामपुकार सिन्हा को अगर इस बार वोट आता भी है, वोटिंग होती है उनके पक्ष में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 वोटिंग हो पाएगी। बाकी पिछली बार जो वो 20,000 वोट लेकर आए थे और उन्होंने तीसरे कैंडिडेट के रूप में एक अच्छी छवि अपने क्षेत्र में प्रस्तुत की थी, वो बचा हुआ जो 5,000 अगर काट लें तो 20,000 15,000 जो वोट है वो कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी के पक्ष में कन्वर्ट होते नज़र आ रहा है। अगर ये बीजेपी के पक्ष में कन्वर्ट हो जाता है, और चूँकि पिछली बार पहली बार फैसल रहमान चुनाव लड़ रहे थे बिहार विधानसभा में, और अपने पिता के अच्छी छवि के कारण उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। काम देखने के बाद बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं उनसे नाराज़ भी चल रहे थे। इसका इफ़ेक्ट बीजेपी को पड़ेगा और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार पवन जायसवाल को इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा नज़र होते हुए आ रहा है। अगर मान लीजिए रामपुकार सिन्हा के जो पहले वोटर थे उसमें 15,000 नहीं 12,000 10,000 ही प्लस हो जाते हैं, तो और जो आपको फैसल रहमान के से नाराज़ लोग हैं वो अगर उनकी संभावना 5 से 7,000 बढ़ जाती है, तो इस कंडीशन में पवन जायसवाल को ढाका विधानसभा में जीतने की पूरी संभावना होती है। लेकिन इस बार जो टक्कर ढाका विधानसभा में आरजेडी और बीजेपी के बीच है, उसमें वोटों का जीत का अंतर 5,000 से 8,000 रहेगा। लोगों से बात करने पर ऐसा पता चला कि ढाका के लोगों में भी जो पहले आरजेडी को वोट दिए थे, आरजेडी को सपोर्ट करते थे, उन लोगों में कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी के तरफ झुकाव दिख रहा है, पवन जायसवाल के तरफ झुकाव दिख रहा है। और घोड़ासहन और चैनपुर की बात की जाए तो वहाँ तो 80% लोग पवन जायसवाल जी को वोट देना चाहते हैं। लेकिन फिर भी एएमवाई समीकरण और जातिगत मुद्दे को लेकर, जातिगत भावनाओं को लेकर, एनआरसी आंदोलन को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व को लेकर आरजेडी के तरफ जाना एक स्वाभाविक भी है। और दूसरी बात, जातिगत दबाव के कारण मुस्लिम और यादवों का जो संख्या है वो 90% वोट करने जा रहा है आरजेडी को। तो इस बार जो टक्कर हुई है, इस बार जो चुनाव हुआ है, उसका फ़ायदा, जातिगत फ़ायदा फैसल रहमान को मिल रहा है। और पवन जायसवाल को रामपुकार सिन्हा के अगर वोट में कमी आएगी तो उनका वोट प्लस होते हुए दिख रहा है। और यही रामपुकार सिन्हा का वोट जो पवन जायसवाल को प्लस होगा, पवन जायसवाल को जीतने की संभावना को बढ़ा रहा है। और फैसल रहमान के वोटर जो पिछले विधानसभा चुनाव में सहानुभूति के कारण जुड़े हुए थे, वो इस बार कटते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप इस विधानसभा में, ढाका विधानसभा की बात करें, तो इस समय पवन जायसवाल के जीतने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं मधुबन विधानसभा क्षेत्र में। मधुबन विधानसभा क्षेत्र में लोगों से बात करके हमने पाया कि मधुबन विधानसभा क्षेत्र के लोग स्थानीय अपने कैंडिडेट से खुश नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है, इसलिए इस बार भी रणधीर राणा वहां से चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बार बीजेपी पूरी संभावना है कि मधुबन विधानसभा में जीत जाए। अब आते हैं हम नरकटिया विधानसभा में। नरकटिया विधानसभा में कई मुद्दे थे, छौड़ा दानों के मुद्दे थे, रोड के मुद्दे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो पहले आरजेडी सरकार से डॉक्टर शमीम हैं वो फिर जीतते हुए दिख रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस बार एनडीए ने जो है वहाँ पे जेडीयू को सीट दे रखी है। ऐसे में एलजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनको भी कुछ पासवान लोग का वोट कटता हुआ दिख रहा है। इसके कारण जहाँ एलजेपी एनडीए का वोट बांट रही है, वहीं डॉक्टर शमीम को इसका फ़ायदा होते दिख रहा है। तो नरकटिया विधानसभा में अगर बात करें तो इस बार फिर आरजेडी निकलते हुए दिख रही है। अब आते हैं मोतिहारी विधानसभा में। मोतिहारी विधानसभा में प्रमोद कुमार जी तो शहरी क्षेत्र में आगे हैं। शहरी क्षेत्रों के लोगों से बात करके, विशेषकर मोतिहारी के लोगों से बात करके पता चला कि हाँ, वो लोग प्रमोद कुमार जी से खुश नहीं हैं स्थानीय तौर पे, लेकिन उनके पास और विकल्प न होने के कारण वो आरजेडी के वोट नहीं देना चाहते हैं। इसके कारण वो बीजेपी को फिर वोट देंगे। लेकिन जहां मोतिहारी विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो 85% लोगों ने आरजेडी के तरफ अपना रुझान दिया, विशेषकर
युवा तो बिल्कुल नहीं चाहते कि प्रमोद कुमार जी फिर से विधायक बने और बीजेपी की जीत हो। तो मोतिहारी विधानसभा का भी पेंच बीजेपी के लिए तालमतोल है, एक तरह से फंसता हुआ नज़र आ रहा है। और आगे बढ़ के अब चिरैया विधानसभा की बात करते हैं। चिरैया विधानसभा में आरजेडी के द्वारा जो लक्ष्मी नारायण यादव हैं उनको टिकट नहीं मिलने के कारण अपना यादवों विशेष में उनका स्थानीय तौर पे बहुत दबदबा है। और दूसरी बात, अवनीश कुमार सिंह पहले बीजेपी से अलग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी के वोटरों को पूरी तरह काट नहीं पाए हैं। लोगों से बात करके ऐसा पता लगा कि इस बार जो चिरैया विधानसभा का चुनाव है इस बार आरजेडी से बीजेपी की टक्कर नहीं है, इस बार लक्ष्मी नारायण यादव से बीजेपी की टक्कर है। तो इस संभावना में कहीं ना कहीं जो लाल बाबू गुप्ता जी हैं उनको फ़ायदा होते हुए दिख रहा है। जहां चिरैया के यादव वोटर बढ़ते हुए दिख रहे हैं, वहीं मुस्लिम वोटरों का आरजेडी के तरफ रुझान है, क्योंकि मुस्लिम वोटर तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और चिरैया के स्थानीय वोटर हैं वो लक्ष्मी नारायण जी को पसंद करते हैं। ऐसे कंडीशन में जो MY समीकरण है चिरैया में ध्वस्त होता हुआ नज़र आ रहा है, और जिसका फ़ायदा श्री लाल बाबू गुप्ता जी को, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनको होते दिख रहा है। तो चिरैया विधानसभा में बीजेपी निकलती हुई नज़र आ रही है। मैटर आपको नरकटिया विधानसभा में आरजेडी निकलते हुई नज़र आ रही है। ढाका विधानसभा में पवन जायसवाल को प्लस पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन 5000 वोटों का लफड़ा है। अगर वो 5000 वोट इधर उधर होते हैं तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि पवन जीतेंगे कि फैसल रहमान। लेकिन आपको मधुबन विधानसभा की बात करें तो लोगों के रुझान से ऐसा लगा कि मधुबन विधानसभा रणधीर राणा फिर इस बार जीत पाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें, ये केवल रुझान है, परिणाम नहीं है। परिणाम हो भी सकते हैं कुछ अलग इससे, लेकिन हमने लोगों का जो डाटा इकट्ठा किया था, अलग अलग लोगों की राय ली थी और अलग अलग संप्रदाय के लोगों से बात किया था, उसके आधार पर हम बता रहे हैं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जातिगत मुद्दा और 10 लाख नौकरी का वादा बहुत हाईलाइटेड रहा और हिट भी हुआ और खूब चला। चाहे लोग कितना भी दावा करें कि जातिगत मुद्दा नहीं चला, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जातिगत मुद्दा खूब चला।